हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 93 है। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें और सीक्वेंस में यहाँ तक आएँ। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इमैनुअल कांत और उनके पॉलिटिकल थॉट को डिटेल में। इमैनुअल कांत कब और कहाँ पैदा हुए थे? तो इमैनुअल कांत पैदा हुए थे 22 अप्रैल 1724 को कोनिसबर्ग, प्रूशिया में, जर्मनी में। कोनिसबर्ग आज के रशिया में है, बट ये एक हिस्टोरिक जर्मन और प्रूशियन सिटी थी। आज के टाइम में इसको कहते हैं कालिनिनग्राड। कालिनिनग्राड कालिनिनग्राड जो कि है रशिया में। इनकी डेथ होती है 1804 में कोनिसबर्ग में। तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है ये 18th सेंचुरी के एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर थे। ठीक है, 18th सेंचुरी के अर्ली 19th सेंचुरी में इनकी डेथ हो जाती है। कभी कभी हिस्टोरिक, कभी कभी क्रोनोलॉजिकली मैच करने के लिए आ सकते हैं थिंकर्स या थिंकर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। Immanuel Kant was a German philosopher and a prominent enlightenment prominent figure of enlightenment. Enlightenment means जब साइंस का डेवलपमेंट हो रहा था, जब लॉजिक पे बात हो रही थी, जब किसी भी इवेंट का आंसर रिलीजन से नहीं रीजन से दिया जा रहा था, रैशनैलिटी का डेवलपमेंट हो रहा था, उस पीरियड को कहते हैं एनलाइटनमेंट पीरियड। तो ये एनलाइटनमेंट पीरियड के जर्मनी के इम्पॉर्टेंट थिंकर थे who developed a complex and influential political philosophy centered on उनकी political philosophy का मेन फोकस है इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिटेल में कवर करेंगे, बट कभी कभी की पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इंडिविजुअल ऑटोनॉमी पे कौन से वेस्टर्न थिंकर ने बात की है? तो कांत ने बात की है। रूल ऑफ लॉ पे किसने बात की है? तो कांत ने बात की है। वैसे रूल ऑफ लॉ को लाने वाले सबसे पहले पर्सन डाइसी थे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपने पढ़ा होगा, बट वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर जिन्होंने रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट किया है वो है कांत। परप्यूटल पीस या परप्यूचल पीस की बात करते हैं इमानुअल कांत। ये परप्यूचल पीस क्या होता है हम ये डिटेल में कवर करेंगे। अभी सिर्फ आपने इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स याद रखने हैं। इंडिविजुअल ऑटोनॉमी की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और परप्यूचल पीस की बात करते हैं। ही एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटिंग इंडिविजुअल्स एज एंड्स इन देमसेल्फ, नॉट मेयरली एज मीन्स टू एन एंड। स्टेटमेंट ट्रू है, एग्जाम में पूछी गई है। क्या कि इंडिविजुअल क्या है? इंडिविजुअल मीन्स है या एंड है? तो इंडिविजुअल को हमने एंड्स के तौर पे ट्रीट करना है, मीन्स के तौर पे हमने ट्रीट नहीं करना। मीन्स कैसे? लेट अस सपोज आपके घर में कोई आपने पर्सन रखा हुआ है, मेल या फीमेल, जो आपके डोमेस्टिक काम में आपकी हेल्प करता है। कोई हेल्पर आपने रखा हुआ है, आप उस हेल्पर को कम सैलरी देते हैं, ज़्यादा काम करवाते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको डांटते हैं, परेशान करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? आप अपने मतलब के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये होता है किसी इंडिविजुअल को एज अ मीन्स यूज़ करना, एज अ मीन्स यूज़ करना। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी कहीं भी जाते हैं, कोई खाना खाने, कॉफ़ी पीने, तो काफ़ी सारे लोगों में कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते होंगे जो बिल नहीं देते। कोई एक ही बिल पे करता है और हमेशा कोई कुछ 1-2 पर्सन होते हैं जो कंजूसी करते हैं और बच जाते हैं। तो मीन्स वो जो ऐसा काम करते हैं वो आपको यूज़ कर रहे हैं एज अ मीन्स। ट्रैवल कर रहे हैं, अपना किराया पे नहीं करते, आपको देना पड़ता है, तो आपको यूज़ किया जा रहा है एज अ मीन्स। तो हम किसी को एज अ मीन्स नहीं यूज़ कर सकते। इंडिविजुअल अपने में ही क्या है? एज एन एंड। तो ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकती है। ठीक है,
ही एडवोकेटेड फॉर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद सेपरेशन ऑफ पावर। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर एडवोकेटेड फॉर रिपब्लिकन गवर्नमेंट, तो कांत होंगे। सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, कांत। कांट्स आइडिया आल्सो एक्सटेंडेड टू इंटरनेशनल रिलेशन, तो इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस की भी बात की है, जहां इन्होंने बात की है कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बनाना चाहिए, काफ़ी सारी स्टेट्स जो हैं वो आपस में फेडरेशन बनाएं और पीस से रहें, आपस में वायलेंस ना करें। और किसकी तरफ जाएं? स्टेट्स वर्किंग टुवार्ड्स परप्यूचुअल पीस। परप्यूचुअल पीस को हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। मैच करने के लिए आए तो आप कांत के साथ मैच करेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, कांत की फिलॉसफी के की कंसेप्ट कौन कौन से हैं जिनके आसपास उनकी फिलॉसफी घूमती है। कंसेप्ट ऑफ एटोनमी या कंसेप्ट ऑफ ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंसेप्ट ऑफ ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम हम डिटेल में कवर करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इनका कैटेगोरिकल इंपीरेटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम डिटेल में कवर करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इनका ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म। तो ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म क्या है वो भी हम अभी कवर करेंगे। और डिस्टिंक्शन बिटवीन ए प्रायरी एंड ए पोस्टीरियरी नॉलेज, ए प्रायरी नॉलेज और ए पोस्टीरियरी नॉलेज के बीच में डिफरेंशिएट किसने किया है, तो ये भी कांत ने किया है। ये सारी चीजें हम अभी कवर करेंगे, ठीक है। आपने याद क्या रखना है, कैटेगोरिकल इंपीरेटिव। कैटेगोरिकल इंपीरेटिव किसका कंसेप्ट है, कांत का। कंसेप्ट ऑफ ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम की बात कौन करते हैं, कांत। ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म, जैसे यूटोपियन आइडियलिज्म की बात प्लेटो करते हैं, रियलिज्म की बात मैकियावेली करते हैं। ऐसे पूछा जा सकता है आपको कि ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म की बात कौन करता है, ये किसका कंसेप्ट है, तो ये कांत का कंसेप्ट है। क्या है कंसेप्ट वो हम आगे बात करेंगे। कौन से थिंकर ने डिफरेंशिएट किया है, डिस्टिंक्शन की है बिटवीन ए प्रायरी एंड ए पोस्टीरियरी नॉलेज, तो ये भी कांत है। तो सबसे पहले हम ये वाली टर्म जो है ये कवर करेंगे, क्योंकि ये आगे डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, बाकी वाले कंसेप्ट हम डिटेल में कवर करेंगे। तो ए प्रायरी नॉलेज क्या होती है, ए प्रायरी नॉलेज, द नॉलेज दैट कैन बी नॉन प्रायर टू और इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, मतलब ऐसी नॉलेज जो किसी एक्सपीरियंस से पहले ही हमें पता होती है। नॉन थ्रो हमें रीजन के द्वारा पता होता है या अंडरस्टैंडिंग के द्वारा पता होता है, मतलब उसके लिए हमें कोई सेंसरी इनपुट्स की ज़रूरत नहीं। सेंसरी इनपुट क्या होते हैं, जैसे आंखों ने देखा, कानों ने सुना, हमने फील किया, हाथों से कोई काम किया, तो सेंसरी इनपुट वाली जो नॉलेज होती है वो क्या होती है, वो होती है ए पोस्टीरियरी नॉलेज। पोस्टीरियर बाद की बात करते हैं, ए पोस्टीरियरी नॉलेज। ए प्रायरी नॉलेज मीन्स जो हमारी सेंसर इनपुट से पहले ही हमें पता होता है। जैसे आपको पता है जो मैथमेटिकल टर्म है 2 + 2 = 4 होता है, या 1 + 1 आपको बोलेगा तो आप अपने रीजन का इस्तेमाल करके तो 2 कर देंगे। 5 + 4 अगर कोई बोलेगा तो हमें पता है 9 होता है, हम अपने रीजन का इस्तेमाल करके कर रहे हैं। यहाँ हमें एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक्सपीरियंस, जैसे सपोज करो आपको किसी ने 5 एप्पल दिए, फिर दूसरे बंदे ने 3 एप्पल दिए, तो टोटल 8 एप्पल हो गए। तो आपने ये एक्सपीरियंस एप्पल का लिया होगा तभी 8 बताएंगे, ऐसी ज़रूरत नहीं है। एक्सपीरियंस की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो ये क्या होती है, ये ए प्रायरी नॉलेज होती है। तो ए प्रायरी नॉलेज क्या है, नॉलेज दैट कैन बी नॉन प्रायर मीन्स पहले या इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, किसी एक्सपीरियंस से पहले ही हमें पता होती है। कैसे पता होता है, रीजन के थ्रू या अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। यहाँ सेंसरी इनपुट्स की जरूरत नहीं होती। जैसे 2 + 2 4, ये एक लॉजिकल ट्रूथ है। जैसे हमें पता है ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड, कोई बात कर रहा है, जैसे आप किसी को पूछ रहे हो, हाँ जी भाई आप क्या हो, वो बोलेगा मैं बैचलर हूँ, पता है हमें बैचलर अनमैरिड है। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि आपको बैचलर का पता करने के लिए पहले उनको शादी करवानी ज़रूरी है, ठीक है। ऑल बैचलर्स हमें पता है अनमैरिड है, इसके लिए एक्सपीरियंस होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अनमैरिड हूँ या मैरिड हूँ। एंड स्ट्रक्चर ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग थ्रू वर्ल्ड। अब जब आप ए पोस्टीरियरी नॉलेज को देखेंगे तो फिर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
ए पोस्टीरियरी नॉलेज। तो ए पोस्टीरियरी नॉलेज क्या होती है? नॉलेज दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंस, जो आपके सेंसरी एक्सपीरियंस से या ऑब्जर्वेशन से आपको मिलती है। इट इज बेस्ड ऑन व्हाट वी परसीव एंड ऑब्जर्व, जो हम परसीव करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। एग्जाम्पल, knowing the color of a specific object, knowing that a particular event occurred, or knowing the results of scientific experiment। ठीक है, लेट अस सपोज आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, आपने ये है दूध, मिल्क है, तो मिल्क का आप पनीर बनाना चाह रहे हैं, तो मिल्क में आपने लेमन डाला। हाँ, आपको पता है लेमन में क्या है? लेमन को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन सी का होता है इसमें। तो ये दूध को क्या कर देगा? दूध को ये पनीर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये एक किस्म की रिएक्शन हो गई, ये एक किस्म का एक्सपेरिमेंट हो गया। तो ये आपने किया होगा तभी आपको पता चलेगा, ऐसे आपको नहीं पता चलेगा। या कभी कभी क्या होता था, जो पेंसिल नहीं थी, हम वो जो पेंसिल यूज करते हैं तो उसके अंदर ग्रेफाइट पड़ा होता है, तो हम क्या करते थे कि पेंसिल के साथ करंट पास करते थे और यहाँ से करंट पास हो जाता था, आगे बल्ब जला लेते थे। तो वो क्या था? वो हमारा एक्सपीरियंस, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, है ना? काफी सारे बच्चों ने आप में से किया होगा। या हम क्या करते थे, जैसे दो वायर हैं, एक वायर डायरेक्ट बोर्ड में लगी हुई है और दूसरी वायर जो है वो बोर्ड के बीच से ब्रेक है, तो यहाँ से हम उसको डाल लेते थे पानी में, करंट नहीं पास होता था। फिर उसमें थोड़ा सा साल्ट डाल लेते थे, तो साल्ट डालने से आगे बल्ब जल जाता था। ऐसा हमने खुद किया है, आप में से भी काफी लोगों ने किया होगा। तो जिसने ये काम किया होगा तो वही, उसी को वो नॉलेज आएगी। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज होती है, सेंसरी बेस्ड नॉलेज होती है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड नॉलेज होती है। इसको कहते हैं ए पोस्टीरियरी, दूसरी है ए प्रियरी। He also emphasized the importance of reason and morality, particularly in his ethical work। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा थिंकर जो है वो इंपॉर्टेंस देता है रीजन और मॉरलिटी को? रीजन मीन्स आप रीजन का इस्तेमाल करके, अपने माइंड का, अपनी रैशनैलिटी का इस्तेमाल करके आप देख रहे हो कि क्या सही है और क्या गलत है। तो रीजन क्या हो गया? ये तो प्रैक्टिकल नॉलेज हो गई। मोरालिटी क्या हो गई? ये एथिकल नॉलेज हो गई। तो एथिक्स को रीजन के साथ किसने जोड़ा? कांत ने जोड़ा। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। डिटेल में देखते हैं इनके कंसेप्ट को। सबसे पहले बात करते हैं हम रैशनलिज्म वर्सेस एम्पिरिसिज्म एंड कांट्स व्यू। रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म ये कोई कांत ने नहीं दिया, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। रैशनलिज्म क्या है वो देखेंगे हम। रैशनलिज्म एक इंपॉर्टेंट अप्रोच थी फिलॉसफी में, और एम्पिरिसिज्म एक इंपॉर्टेंट अप्रोच थी फिलॉसफी में। उस पे हम देखेंगे कांत का क्या व्यू है। वो रैशनलिज्म को सपोर्ट करते हैं या एम्पिरिसिज्म को, ये चीज एग्जाम में पूछी जाएगी। पहले देखते हैं क्या है रैशनलिज्म। तो आपको पता है, रीजन का इस्तेमाल करना, लॉजिक का इस्तेमाल करना, साइंस का इस्तेमाल करना। ठीक है, रैशनलिज्म, क्योंकि ये चीजें हम डिटेल में कवर कर चुके हैं, प्लेटो से स्टार्ट किया था, कितनी बार पढ़ चुके हैं, पॉलिटिकल कंसेप्ट्स में हर जगह। रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म are two contrasting approaches in philosophy regarding source of knowledge। तो नॉलेज को गेन करने के लिए दो अप्रोचेज यूज की जाती हैं फिलॉसफी में। कौन कौन सी? एक रैशनलिज्म, दूसरा एम्पिरिसिज्म। तो रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म क्या है? दो कंट्रास्टिंग अप्रोच हैं, अलग अलग अप्रोच हैं जो नॉलेज को गेन करने के लिए यूज की जाती हैं। रैशनलिज्म क्या है? आपको पता है, रैशनलिज्म मीन्स रीजन का इस्तेमाल करना, लॉजिक का इस्तेमाल करना। तो रैशनलिज्म एम्फेसाइज करता है रीजन एंड लॉजिक एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। रैशनलिज्म में प्राइमरी सोर्स है रीजन और लॉजिक, वाइल एम्पिरिसिज्म ये किस पे फोकस करता है? ये प्रायोरिटी देता है किसको? एक्सपीरियंस को एंड सेंसरी परसेप्शन को। स्पेशली essentially rationalist believed knowledge can be gained through thinking and logical deduction। तो ऊपर जो हमने बात की कुछ वैसी बात है। पहली क्या है? ए प्रियरी, ये रीजन से आती है, अंडरस्टैंडिंग से आती है। दूसरी क्या है? ए पोस्टीरियरी, ये एक्सपीरियंस से आती है। तो यहाँ दो अप्रोचेज हैं, एक रैशनलिज्म नॉलेज का सोर्स है जो रीजन, और ये कहते हैं जो लोग रैशनलिस्ट हैं, रीजन को सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि नॉलेज जो है वो रीजन से आती है, लॉजिक से आती है। ठीक है, लेकिन जो एम्पिरिसिस्ट हैं वो कहते हैं कि नॉलेज जो है वो थिंकिंग से आती है और लॉजिकल डिडक्शन से आती है।
रैशनलिज्म एम्फेसाइज रीजन एंड लॉजिक प्राइमरी सोर्स है। एम्पिरिसिस्ट कहते हैं एक्सपीरियंस और सेंसरी परसेप्शन, एक्सपीरियंस और सेंसरी परसेप्शन से नॉलेज आती है। एसेंशियली रैशनलिस्ट कहते हैं कि नॉलेज गेन होती है थिंकिंग से और लॉजिकल डिडक्शन से। कौन कहते हैं? रैशनलिस्ट। और एम्पिरिसिस्ट कहते हैं कि जो नॉलेज है वो आती है जो हम ऑब्जर्व करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं अपनी थिंकिंग से। तो ये दोनों चीजें आपको समझ आ गई, ठीक है। अगर आपको कोई पूछे कि नॉलेज इज प्राइमरी ड्राइव फ्रॉम रीजन, रीजन और लॉजिक से आती है, सेंस या एक्सपीरियंस का कोई लेना देना नहीं, तो ये रैशनलिस्ट लोगों का ऐसा मानना है। अगर आपके कोई पूछे कि नॉलेज जो है वो सेंसरी, एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से आती है, तो वो एम्पिरिसिस्ट लोगों का मानना है। कांत का क्या व्यू है? कांत इन दोनों को सपोर्ट करते हैं, मिडिल पाथ अपनाते हैं। कांत क्या है? बीच का रास्ता अपनाते हैं, गोल्डन मीन पाथ ऑफ अरिस्टोटल या मिडिल पाथ ऑफ गौतम बुद्धा। कांत कहते हैं, कांत sought to reconcile the philosophical debates between rationalism and empiricism by arguing that while knowledge begin with experience, कहते हैं एक्सपीरियंस के साथ नॉलेज का की शुरुआत होती है, और इसको इनेट स्ट्रक्चर जो माइंड में है, जो इनेट स्ट्रक्चर हमारे माइंड में है, वो क्या करता है? इसको शेप करता है। मीन्स ही प्रपोज्ड रीजन और एक्सपीरियंस दोनों जरूरी है। रैशनैलिटी तो चाहिए, उसके साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए, दोनों को इंटरट्वीन करते हैं। विद रीजन प्रोवाइडिंग रीजन फ्रेमवर्क देता है फॉर अंडरस्टैंडिंग द एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस जो होता है वो एक कंटेंट फॉर रीजन देता है। मतलब वो मिडिल पाथ अपनाते हैं, और इसी को कहते हैं ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म। तो ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म क्या है? ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म मीन्स रैशनलिज्म, रैशनलिस्ट और एम्पिरिसिस्ट अप्रोच दोनों को इंटरवीन किया है, इंटरमिक्स किया है कांत ने। क्या है ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म? डिटेल में देख लेते हैं। ये कांत ने इसको डेवलप किया है। फिलोसफिकल सिस्टम है जो बात करता है ह्यूमन नॉलेज इज शेप बाय स्ट्रक्चर ऑफ माइंड इटसेल्फ। ह्यूमन नॉलेज को शेप कौन करता है? हमारे माइंड का जो स्ट्रक्चर है। और वाइल वी एक्सपीरियंस द वर्ल्ड, जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस लेते हैं अपने सेंसेस के द्वारा, अपनी अंडरस्टैंडिंग के द्वारा, ठीक है, एंड कैटेगराइज दैट एक्सपीरियंस इज डिटरमाइंड बाय इनेट या ए प्रायोरी स्ट्रक्चर्स ऑफ माइंड रेदर देन बीइंग सोलली ड्राइव्ड फ्रॉम द सेंसरी डाटा। मींस ए प्रायोरी और ए पोस्टीरियरी नॉलेज दोनों को मिक्सअप करते हैं ये। एम्पिरिसिस्ट अप्रोच और रैशनलिस्ट अप्रोच को इंटरट्वीन करते हैं, ये दोनों को मिक्सअप करके दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो इन्होंने दोनों को इस्तेमाल किया है, दोनों को सपोर्ट किया है। जैसे सपोज करो छोटे बच्चे होते हैं घर में, उनको हम कहते हैं बेटा ये किसी भी कोई वायर है बिजली की या प्रेस है, कोई भी जहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, कहते हैं कि यहाँ हाथ नहीं लगाना, यहाँ करंट लगेगा। तो बच्चे को थोड़ी पता है करंट लगेगा। सबसे पहले बच्चा कभी हाथ लगाया होगा, आप में से हर किसी ने कभी ना कभी वहाँ हाथ लगाया होगा, आपको करंट लगा होगा, तो आपको पता चला होगा अच्छा 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 यहाँ करंट लगता है। तो यहाँ से आपने क्या, ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस से पता चली। बट बाद में जाके जब आप आगे चले, बड़े हुए, आपने इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा उसका, तब आपको पता चला कि अच्छा ये रीज़न था, इसलिए करंट लगता था। प्रैक्टिकल भी आपका हो गया और आपने रीज़न का भी इस्तेमाल कर लिया। तो दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करने की बात करते हैं कांत। ठीक है, आ गया समझ या नहीं आया? कंसेप्ट ऑफ ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम बाय इमैनुअल कांत। तो कांत का कंसेप्ट नेक्स्ट है जो, वो है ऑटोनॉमी और फ्रीडम। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? ऑटोनॉमी और फ्रीडम का कंसेप्ट किसने दिया या किसने बात की? कांत ने। कांत कहते हैं कि ऑटोनॉमी का मतलब है सेल्फ गवर्नेंस थ्रू रैशनल विल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल विल की बात किसने की है? हमें पता है किसने की है? रूसो ने। रूसो कौन था? सोशल कंट्रैक्ट थिंकर। 3 सोशल कंट्रैक्ट थिंकर हमने पढ़े हैं, हॉब्स, लॉक और जे रूसो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कांत जो हैं ये भी एक सोशल कंट्रैक्ट थिंकर हैं। तीनों सोशल कंट्रैक्ट थिंकर से ये इन्फ्लुएंस होते हैं और थोड़ी सी मॉडिफाई करते हैं अपनी फिलॉसफी। ये सोशल कंट्रैक्ट के साथ साथ मोरालिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। आगे हम देखेंगे डिटेल में।
तो ये भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर हैं। तो 4 सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर है, कौन नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कांत को पढ़ने से पहले आपको हॉब्स, लॉक और रूसो पता होगा, डिटेल में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो पहले वो तीनों सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर देख लें, उसके बाद इस लेक्चर पे आए। तो कांत बात करते हैं सेल्फ गवर्नेंस थ्रू रैशनल विल। ठीक है, कौन बात करता है? कांत। अ पर्सन इज ऑटोनॉमस, एक पर्सन को तब हम ऑटोनॉमस मानेंगे जब व्हेन दे एक्ट फ्रॉम इम्पल्स, व्हेन दे नॉट एक्ट, व्हेन दे एक्ट नॉट फ्रॉम इम्पल्स और अथॉरिटी बट फ्रॉम मॉरल लॉ दे गिव देमसेल्फ। कांत कहते हैं कि एक पर्सन ऑटोनॉमस तब है जब उसको कोई अथॉरिटी, कोई सरकार चला नहीं रही हो, बल्कि वो अपने मॉरल लॉ से अपने आप को गवर्न कर रहा हो। तो मॉरल लॉ क्या है? मॉरल लॉ इंसान ने ही दिए हैं, अपने आप को इंसान ने कुछ लॉज दिए हैं जिनको वो मॉरल लॉ कहते हैं, आगे हम बात करेंगे। तो उसके थ्रू अगर एक पर्सन गवर्न हो रहा है तो वही है क्या? ऑटोनॉमस पर्सन। और इसको अलाइन करते हैं वो आइडिया ऑफ फ्रीडम के साथ। वो कहते हैं कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे किसने बोला था एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन इज फ्रीडम। इंपॉर्टेंट है, बताएंगे। ये कह रहे हैं कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन का मतलब फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम क्या है? एबिलिटी टू एक्ट मॉरली एंड रैशनली। आप रीजन का, रैशनलिटी का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ साथ में आप मॉरल हैं, आप मोरालिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी आप फ्री हैं। कांत कहते हैं कि ट्रू फ्रीडम लाइज इन ओबेइंग यूनिवर्सल मॉरल लॉ। ट्रू फ्रीडम क्या है? अगर आप यूनिवर्सल मॉरल लॉज को फॉलो कर रहे हैं। क्या है यूनिवर्सल मॉरल लॉज? आगे हम बात करेंगे। यूनिवर्सल मॉरल लॉज को इन्होंने कैटेगोरिकल इंपेरेटिव भी बोला है, तो ये हम आगे देखेंगे। अगर आप कैटेगोरिकल इंपेरेटिव को फॉलो कर रहे हैं या यूनिवर्सल मॉरल लॉज को फॉलो कर रहे हैं तो आप सही मायने में फ्री हैं। एक पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल टर्म्स की बात करें तो एक जस्ट स्टेट, जस्ट फॉर जस्टिस, एक जस्ट स्टेट वो वाली स्टेट होगी जहां लॉज प्रिजर्व्ड एंड प्रमोट ऑटोनॉमी एंड मॉरल फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। एक ऐसी एक जस्ट स्टेट क्या होगी? एक, अगर हम कब बोलेंगे कि एक स्टेट में उसके इंडिविजुअल्स को फुली जस्टिस मिल रहा है, जस्ट स्टेट है, जब जब वो स्टेट जो है वो उस स्टेट में जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी ऑटोनॉमी अगर प्रिजर्व है, उनकी मॉरल फ्रीडम प्रिजर्व है, तो मीन्स वो स्टेट जस्ट स्टेट है। फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी आर द फाउंडेशन ऑफ बोथ हिज मॉरल फिलॉसफी एंड लिबरल रिपब्लिकनिज्म। तो मॉरल फिलॉसफी और रिपब्लिकनिज्म पे फोकस किसने किया है? लिबरल रिपब्लिकनिज्म, कांत ने। मॉरल फिलॉसफी और लिबरल रिपब्लिकनिज्म का जो फाउंडेशन है वो फ्रीडम और ऑटोनॉमी है या ऑटोनॉमी है। ठीक है। मॉरल एजेंट्स मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉज दे गिव देमसेल्फ। तो मॉरल एजेंट में आप हम सब क्या हैं? हम मॉरल एजेंट्स हैं अगर हम में मोरालिटी है। कब? मॉरल एजेंट्स मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉज दे गिव देमसेल्फ। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फ्रीडम कोई लाइसेंस नहीं है। फ्रीडम क्या है? मॉरल लॉज को मानना। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अ पर्सन इज फ्री व्हेन ही एक्ट्स रैशनली एंड मॉरली। एक पर्सन को हम सही में फ्री मींस फ्रीडम से आया है, फ्री तब मानेंगे जब वो रैशनली और मॉरली एक्ट कर रहा है। फ्रीडम इज फाउंडेशन ऑफ कांट्स पॉलिटिकल एंड एथिकल सिस्टम। तो ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ 10+2 लेक्चरर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हर उस पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है या पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है या यूपीएससी ऑप्शनल है या एथिक्स पढ़ रहा है यूपीएससी मेंस के लिए। तो एथिक्स में भी कांत की फिलॉसफी यूज होती है, स्पेशली क्या? रैशनलिटी एंड मोरालिटी का कंसेप्ट। ठीक है। ऑटोनॉमी इज द कैपेसिटी ऑफ रैशनल इंडिविजुअल टू मेक मॉरल लॉज फॉर देमसेल्फ। तो ऑटोनॉमी क्या है? एक इंसान को हम ऑटोनॉमस तब बोलेंगे जब वो इंसान अपने आप में एक रैशनल इंडिविजुअल है और वो अपने लिए मॉरल लॉज दे रहा है, बना रहा है। इसी को कहते हैं सेल्फ लेजिस्लेशन। सेल्फ लेजिस्लेशन क्या है? हम सब रीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोरालिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हर इंसान रीजन और मोरालिटी से अपने आप को चला रहा है तो अगर
पूरी दुनिया का हर इंसान ऐसे चलाए तो सोसाइटी बहुत बढ़िया चलेगी एज पर कांत। तो इसी को कहते हैं सेल्फ लेजिस्लेशन। सेल्फ लेजिस्लेशन क्या है? ये है it is the capacity of rational individual to make moral laws for themselves, to act according to the laws they give themselves through reason, self legislation। ठीक है, आगे चलते हैं जी। कैटेगरिकल इंपीरेटिव या यूनिवर्सल मॉरल लॉज क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल कंसेप्ट पूछा जाएगा, मैच करने के लिए आएगा। कैटेगोरिकल इंपीरेटिव किसके साथ मैच करेंगे? कांत के साथ। या यूनिवर्सल मॉरल लॉज, यूनिवर्सल सबको मानना है, मॉरल मोरालिटी से आया है। कैटेगरिकल इंपीरेटिव क्या है? ये कांत का सेंट्रल आइडिया है। मॉरल और पॉलिटिकल फिलॉसफी जो कांत की है उसका सबसे इंपॉर्टेंट और सेंट्रल आइडिया है कैटेगरिकल इंपीरेटिव या यूनिवर्सल लॉ। क्या है? एक टर्म आपने याद रखनी है, कभी कभी पूछी जा सकती है कि मैक्सिम वर्ड किसने यूज किया है? MAXIM, मैक्सिम वर्ड यूज करते हैं कांत। क्या मतलब है मैक्सिम का? मैक्सिम का मतलब है जनरल प्रिंसिपल्स दैट गाइड्स इंडिविजुअल चॉइस। हम वो प्रिंसिपल्स जो हमारी चॉइस को गाइड करते हैं। जैसे आपकी चॉइस है, आप कहते हैं कि मैं हमेशा सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं हमेशा नीडी लोगों की हेल्प करूंगा। अब या तो मैं हेल्प करूंगा या नहीं करूंगा, तो दो चीजें हैं ना। तो ये मैक्सिम क्या है? ये जनरल प्रिंसिपल है जो चॉइस को गाइड करेगा। भाई आपने हेल्प करनी है या नहीं करनी? आपने हेल्प करनी है अगर आपको बेनिफिट मिल रहा हो, या आपने हेल्प करनी है क्योंकि वो आपकी ड्यूटी है। तो मैक्सिम वर्ड का यूज किया है कांत ने। ठीक है, चलती है आगे चलते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्या? इंपीरेटिव, कैटेगोरिकल इंपीरेटिव। क्या है कैटेगोरिकल इंपीरेटिव? कैटेगोरिकल इंपीरेटिव है इट इज द वे ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर देने की बात करते हैं। व्हाट मेक्स एन एक्शन मॉरली राइट? मीन्स कांत की फिलॉसफी मॉरलिटी पे बेस्ड है, मॉरलिटी एंड रैशनलिटी पे बेस्ड है, मॉरल और रीजन की बात कर रहे हैं। तो हम पता कैसे करेंगे कि कौन सी चीज मॉरली राइट है, या क्या मॉरली राइट है, क्या मॉरली रॉन्ग है? कैसे पता करेंगे? हमें इसके लिए दो ट्रेडिशन को समझना होगा। कौन कौन से? एक यूटिलिटेरियनिज्म एंड डियंटोलॉजी। यूटिलिटेरियनिज्म क्या है? हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में हमने पढ़ा था, याद करो जरा। फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म कौन थे? जर्मी बेंथम। यूटिलिटेरियनिज्म क्या होती है? जब कोई हम ऐसा एक्शन करते हैं जिससे मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम हैप्पीनेस मिले, तो ये होता है यूटिलिटी किसी चीज की। तो क्या होता है? मैक्सिमम हैप्पीनेस ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ लोगों को अगर मिल रही है तो वो है, इसकी बात करते हैं जर्मी बेंथम और JS मिल्स। तो बेंथम और JS मिल्स हमारे दो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर बाकी हैं जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यूटिलिटेरियनिज्म ऑफन एसोसिएटेड विद जर्मी बेंथम के साथ और JS मिल्स के साथ जुड़े हैं। यूटिलिटेरियनिज्म इसको सपोर्ट नहीं करते कांत। क्या है ये? जहां यहाँ फोकस किया जाता है किसी भी एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस का। एडवोकेटिंग फॉर चॉइसेस दैट मैक्सिमाइज हैप्पीनेस और वेलबींग फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। जैसे सपोज करो, आपने मूवीज में देखा होगा, काफी सारी मूवीज में होता है कि जो एक हीरो होता है या विलन होता है, वो क्या करता है? वो बड़े बड़े लोगों के घर डाके मारता है, चोरी करता है, वहां से पैसे जमा करके लाता है बहुत सारे, और वो गरीबों में बांट देता है। तो जो बड़े बड़े लोग कौन हैं? इन बड़े बड़े लोगों ने खुद गलत 2 नंबर का पैसा कमाया हुआ है। तो ये हीरो जो है या विलन है, इनके पैसे चुराता है और यहाँ आके गरीबों की मदद कर रहा है। तो अच्छा काम कर रहा है ना, मीन्स मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम खुशी दे रहा है। तो कांत कहते हैं कि ये मॉरल एक्ट नहीं है, ये मॉरल एक्ट नहीं है। बट एट द सेम टाइम मिल्स और बेंथम कहते हैं कि ये एक्ट तो अच्छा है, मॉरल है। क्यों? मिल्स ने और बेंथम ने सपोर्ट किया है यूटिलिटेरियनिज्म को। मीन्स वो वाला एक्ट जो मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम खुशी दे रहा है वो अच्छा एक्ट है। इफ स्टीलिंग फूड वुड सेव अ स्टार्विंग फैमिली, कोई फैमिली भूख से मर रही थी, आपने खाना चोरी करके किसी रेस्टोरेंट से उसको दे दिया, तो रेस्टोरेंट वाले को तो कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बट आपने कुछ लोगों की जान बचा दी मरने से। तो ये क्या है? जो यूटिलिटेरियन पीपल हैं, यूटिलिटेरियन थिंकर हैं, वो तो इसको सपोर्ट करेंगे, बट कांत कहते हैं ये इमोरल है, ये सही नहीं है, यहाँ मोरालिटी नहीं है, चोरी करना गलत है तो गलत है। इसके बदले में वो बात करते हैं डियंटोलॉजी की। डियंटोलॉजी ये क्या है?
ये कांत बात करते हैं, फोकस करते हैं इस पे कि मॉरल ड्यूटीज एंड ओब्लिगेशन asserting that certain actions are inherently right or wrong regardless of their outcome। ये कहते हैं आप यूटिलिटी की बात मत करो, कुछ ऐसे एक्शन होते हैं उनकी यूटिलिटी को छोड़ो, आप वो एक्शन जो हैं वो सही हैं या गलत हैं उनका हमें इनहेरेंटली पता होता है। जैसे अगर कोई चोरी कर रहा है, चाहे वो लाखों लोगों की भूख मिटा रहा है या लाखों लोगों की जान बचा रहा है, तो कहते हैं चोरी गलत है तो गलत है। कभी कभी कहते हैं ना कि कोई अगर झूठ बोलने से किसी की जान बच रही है तो आप झूठ बोलो, तो वो क्या है, वो यूटिलिटेरियनिज्म उसको सपोर्ट करेगा। बट कांत कहते हैं कि नहीं, झूठ बोलना तो झूठ है, इसको आप सपोर्ट करोगे तो गलत है, ये इमोरल एक्ट है। ठीक है, तो डियंटोलॉजी वाले क्या कहते हैं, डियंटोलॉजी को सपोर्ट करते हैं कांत। वो कहते हैं स्टीलिंग इज ऑलवेज रॉन्ग, चाहे आप किसी भूख से मरने वाली फैमिली को खिलाओ, ये आपकी ड्यूटी को वायलेट कर रहा है, और किसी दूसरे की राइट टू प्रॉपर्टी राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी का वायलेशन कर रहा है। अब यहाँ भी दो एंगल्स में बात करते हैं। लेट अस सपोज चैरिटी की बात करते हैं। आपने, आपके पास पैसा है, आप किसी को दान करना चाहते हो, तो यहाँ भी वो दो एंगल निकालते हैं, कह रहे हैं कि अगर तो आप दान कर रहे हो कि मेरी ड्यूटी है, मुझे लोगों की मदद करनी है, मुझे चैरिटी देनी है, तो तब तो वो एक्शन सही है, तब तो वो एक्शन सही है, वो मॉरल है। बट अगर आप दान कर रहे हो कि आप वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया में वायरल हो और आपको फेम मिले, आप फेमस हो जाओ, तो वो गलत है। सपोज करो रोड के ऊपर आपने देखा एक एक्सीडेंट हुआ है, कुछ लोग वहां तड़प रहे हैं, एक्सीडेंट किससे, किसी की बाजू कटी है, किसी का हाथ कटा है, तो आपने वहां से जल्दी जल्दी जाके उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। अब ये एक्ट मॉरल होगा या नहीं, कांत कहते हैं इसके भी दो एंगल हैं। अगर तो उस पर्सन ने अपनी ड्यूटी निभाई, उनको वहां से उठाया, हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, कोई क्रेडिट नहीं लिया, तो वो एक्ट तो मॉरल है। बट अगर उसने उसकी वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पर डाला, अपना फेमस होने के लिए ये काम किया, तो वो एक्ट इमोरल है। तो इसीलिए कांत की इस कंसेप्ट को क्रिटिसाइज भी किया गया है। मॉरल एक्शन इज ओनली विच इज परफॉर्म्ड आउट ऑफ सेंस ऑफ ड्यूटी, वेरी इंपॉर्टेंट, मोटिव सेंस ऑफ ड्यूटी नॉट बेनिफिट। जहां हम कोई फायदा देख के नहीं सपोर्ट करते, जहां हम मोटिव देखते हैं कि हमारी इंटेंशन थी कि दूसरे की हेल्प करना, और दूसरे की हेल्प करना ही हमारा धर्म है, हमारी ड्यूटी है। तो ये कंसेप्ट हमने समझे। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या टॉपिक था? कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव या यूनिवर्सल मॉरल लॉ। पहले हमने मैक्सिम वर्ड का मीनिंग जाना, उसके बाद हमने यूटिलिटेरियनिज्म और डियंटोलॉजी को समझा। यूटिलिटेरियनिज्म को सपोर्ट नहीं करते, बेंथम और मिल्स इसको सपोर्ट करते हैं, कांत सपोर्ट करते हैं किसको? डियंटोलॉजी को। जहां आप किसी की हेल्प कर रहे हैं क्योंकि वो आपका धर्म है, वो ड्यूटी है। ठीक है, अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव क्या है? कैटेगोरिकल इंपेरेटिव में पहले हम इंपेरेटिव का मतलब समझते हैं। टर्म इंपेरेटिव मींस कमांड। इंपेरेटिव का मतलब है कमांड, रूल या मैक्सिम कह सकते हैं हम। मैक्सिम भी एक किस्म की आपका चॉइस है, कमांड है। गलत है या सही है वो आगे की बात है। तो इंपेरेटिव का मतलब है कमांड या रूल दैट टेल्स यू व्हाट यू ought टू डू, नॉट व्हाट इज। इंपेरेटिव का मतलब है वो वाला कमांड या वो वाला रूल जो आपको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या है वो नहीं, व्हाट ought यू डू। जैसे एक्सीडेंट हुआ था, एक पर्सन पड़ा हुआ था वहां, तो आपको क्या करना चाहिए? उस पर्सन को वहां से उठा के हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए, अपने हजारों काम को छोड़ के। यही आपकी ड्यूटी है, यही आपका धर्म है। ठीक है, तो इंपेरेटिव क्या है? कमांड या रूल दैट टेल्स यू व्हाट यू ought टू डू, नॉट व्हाट इज। क्या है नहीं, क्या होना चाहिए। अब इंपेरेटिव को भी दो तरह की होती है, एक हाइपोथेटिकल, दूसरी कैटेगोरिकल। तो हम क्या कांत की कौन सी है, कौन सा इंपेरेटिव की बात करते हैं? कैटेगोरिकल की बात करते हैं। पहले दोनों को समझ लेते हैं हम। इंपेरेटिव दो तरह की है, एक हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव, दूसरा कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। हाइपोथेटिकल कंडीशनल कमांड होती है या कंडीशनल मैक्सिमम होते हैं। जैसे जैसे इफ यू हैव सर्टन गोल, जैसे आप कहते हैं कि मैं हेल्थी रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक्सरसाइज करता हूँ। मैं मॉर्निंग वॉक इसलिए करता हूँ कि मेरी सेहत ठीक रहे,
यहाँ क्या है, यहाँ कंडीशन जुड़ी है, आपका बेनिफिट जुड़ा है। मैं लोगों की रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ कि लोग मेरी भी रिस्पेक्ट करें। मैं लोगों की हेल्प इसलिए करता हूँ कि जब ज़रूरत पड़े तो मेरी भी कोई हेल्प करे। कहते हैं ना, आप हेल्प करो लोगों की, ऊपर वाला आपकी हेल्प करेगा। तो कुछ लोग इस इंटेंशन से हेल्प करते हैं, मतलब लोगों के दिमाग में गोल है। आप पूजा कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह भगवान को याद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि आपके ज़िंदगी के काम अच्छे हों, आप जो आने वाली ज़िंदगी है या आगे की जो बात है वो अच्छी हो। मीन्स आप यहाँ क्या बात कर रहे हैं, गोल है आपका, आपकी कुछ पर्सनल फीलिंग है, डिज़ायर है, पर्सनल गोल्स हैं। तो ये है हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव। कांत इसको रिजेक्ट करते हैं, कांत कहते हैं कि ये मॉरल नहीं है। क्यों? यहाँ आपने कंडीशन लगा दी। आप किसी की हेल्प इसलिए कर रहे हैं कि फ्यूचर में आपके साथ ऐसा हो तो आपकी भी कोई हेल्प करे। आप एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। यहाँ ये बात करते हैं कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव की। ये अनकंडीशनल कमांड है, अनकंडीशनल मैक्सिमम है। अप्लाइज टू ऑल रैशनल बींग्स रिगार्डलेस ऑफ डिजायर्स आर गोल्स। वो कहते हैं डोंट लाई, झूठ नहीं बोलना। सबकी रिस्पेक्ट करनी है तो करनी है, नीडी लोगों की हेल्प करनी है तो करनी है। एब्सल्यूट या यूनिवर्सल, एब्सल्यूट है ये और यूनिवर्सल है। तो कैटेगरिकल इंपेरेटिव क्या है? ये अनकंडीशनल कमांड है। हाइपोथेटिकल ये कंडीशनल कमांड है। हाइपोथेटिकल में हमारे डिजायर, हमारी पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल गेन्स जुड़े हुए हैं। बट कैटेगरिकल इंपेरेटिव में हमारी कोई पर्सनल डिमांड, पर्सनल फीलिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमें लगता है कि ये रैशनली ये चीज़ सही है, आपको बड़ों की इज्जत करनी है, वो करनी है तो करनी है। अनकंडीशनल कमांड है, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव है। आपको झूठ नहीं बोलना, हर मजहब में सिखाया जाता है, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी है, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। नीडी लोग जहां मिले उनकी हेल्प करनी है, बगैर मतलब के, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। ये एब्सोल्यूट हैं और यूनिवर्सल हैं, मींस इनके साथ कोई कंडीशन नहीं जुड़ी हुई। कांत क्या कहते हैं? कांत कहते हैं कि मॉरल ड्यूटीज मस्ट बी कैटेगरिकल। तो कांत का यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? कांत कहते हैं कि मॉरल ड्यूटीज जो हैं वो कैटेगरिकल ही होनी चाहिए, हाइपोथेटिकल नहीं होनी चाहिए, कंडीशन बेस्ड नहीं होनी चाहिए, नॉट डिपेंड ऑन पर्सनल विश कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। अभी एग्जाम आ रहे हैं तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? ताकि एग्जाम में पास हो जाएं, आपको जॉब मिल जाए। तो ये हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव है, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव नहीं है। दूसरी तरफ मेरा लेक्चर कोई ऐसा पर्सन सुन रहा है, वो इसलिए सुन रहा है कि वो नॉलेज लेना चाहता है, वो ज़िंदगी में एक बेटर पर्सन बनना चाहता है। वो ये पढ़ाई लेके कोई एग्ज़ाम नहीं देगा, बल्कि एक नॉलेज लेना चाहता है। तो वो क्या है? कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। कोर आइडिया क्या है यहाँ कांत का? कांत कहते हैं कि कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव इज यूनिवर्सल मॉरल लॉ, इसीलिए इसको यूनिवर्सल मॉरल लॉज भी कहते हैं। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव ही यूनिवर्सल मॉरल लॉज है। कैसे? दैट अप्लाइज टू ऑल रैशनल बीइंग्स एट द टाइम्स इन एन इंस्टीट्यूशन। It tells us act only according to the principle that we consistently will to be universal laws and rules that everyone could follow without contradiction। अब आपको समझ नहीं आया होगा कि ये क्या कहानी कर दी इन्होंने। कहानी सिंपल है। कहानी क्या है? सपोज करो आपने किसी के साथ घर में चोरी की। ये बड़ा अमीर पर्सन था, आप गरीब थे, आपने यहाँ चोरी कर ली। ये 1 करोड़ का मालिक था, आपने 1 लाख छुपा दिया। 1 लाख चोरी की आपने और ये गरीबों में बांट दी। तो इसका मतलब आप गरीब थे तो आपको लगता है ये बड़ा आदमी है, इसको क्या फ़र्क पड़ेगा, तो चोरी करना सही है। बट आप अगर 1 लाख आपकी इनकम है तो कोई और पर्सन भी होगा बहुत ही गरीब, तो वो तो आपकी घर भी चोरी कर सकता है, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। ऐसी ही एग्जाम्पलें दी हैं कांत ने, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है कि चोरी करना कोई बुरी बात नहीं, तो फिर आपके घर कोई चोरी करेगा तो वो भी बुरी बात नहीं है ना। अगर आप किसी से झूठ बोल रहे हैं तो आपके साथ कोई झूठ बोलेगा तो वो बुरी बात नहीं होनी चाहिए, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। कांत यहाँ बात करते हैं कि आपने झूठ नहीं बोलना किसी कंडीशन में भी। अगर आपका मन कर रहा है झूठ बोलने का तो आप दूसरे की जगह अपने आप को रख के देखिए कि अगर वो मेरे साथ करता तो क्या होता। ठीक है? तो अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे, हर पर्सन झूठ नहीं बोलेगा, हर पर्सन चोरी नहीं करेगा, तो हर कोई चोरी नहीं करेगा। पूरी दुनिया में हर जगह कोई भी चोरी नहीं करेगा। तो यही है यूनिवर्सल लॉ दैट एवरीवन कुड फॉलो विदाउट कंट्राडिक्शन, जहां
कंट्राडिक्शन ना आए। मतलब अगर आप चोरी कर रहे हैं तो दूसरे भी चोरी करेंगे भाई। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी इंसान चोरी ना करे तो आपको चोरी नहीं करनी। अगर आप चाहते हैं आपके साथ लोग झूठ ना बोलें तो आपको झूठ नहीं बोलना। अगर आप चाहते हैं कि हेल्प करनी है, हर किसी ने हेल्प करनी है, हर किसी की हेल्प करनी है, तो यही है यूनिवर्सल मॉरल लॉ, हर किसी को फॉलो करना है। मैं 3 फार्मूले देते हैं ये। फर्स्ट है यूनिवर्सल लॉ फार्मूला, दूसरा है ह्यूमैनिटी फार्मूला, तीसरा है ऑटोनॉमी और किंगडम ऑफ एंड्स फार्मूला। तो इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। यूनिवर्सल लॉ फार्मूला क्या है? वही जो हमने ऊपर बात की है, एक्ट ओनली अकॉर्डिंग टू द मैक्सिम वेयर बाय यू कैन। मतलब वैसे ही एक्ट करो जैसे आप चाहते हो, जैसे आप सह सकते हो। एट द सेम टाइम विल दैट इट शुड बिकेम अ यूनिवर्सल लॉ, एक्ट ओनली दोज विच अप्लाई टू ऑल। मतलब अगर आप चोरी करोगे तो आपकी भी कोई चोरी करे तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आपने इस चीज को यूनिवर्सल लगाना है कि मैंने चोरी नहीं करनी, हर इंसान ने चोरी नहीं करनी, तो कोई भी चोरी नहीं करेगा तो किसी का भी ट्रस्ट नहीं टूटेगा। ठीक है। बिफोर एक्टिंग वट इफ एवरी वन एक्ट लाइक दिस। तो आपने एक्ट करने से पहले ये सोचना है कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो अगर दूसरा भी मेरे साथ ऐसे करेगा तो क्या होगा? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे साथ भी तो दूसरा बोल सकता है। अगर मैं किसी को मार रहा हूं तो कल को मुझे भी तो कोई मार सकता है। अगर मैं किसी के राइट का वायलेशन कर रहा हूं, कल को मेरे राइट का भी कोई वायलेशन कर रहा है। तो आपने राइट्स का वायलेशन नहीं करना, आपने चोरी नहीं करनी। ठीक है। आपने हर किसी की हेल्प करनी है, तो हर कोई हर किसी की हेल्प करेगा तो मीन्स सब पे ये चीज अप्लाई करनी है। अप्लाई टू ऑल, अप्लाई टू ऑल मीन्स यूनिवर्सल लॉ फार्मूला। इफ यूनिवर्सलाइजिंग योर एक्शन लीड्स टू अ कंट्राडिक्शन और मेक्स द एक्शन इम्पॉसिबल, इट इज इमोरल। अगर आप अपने एक्शन को यूनिवर्सलाइज कर रहे हैं और उसमें कंट्राडिक्शन आ रहा है तो वो इमोरल है लॉ, वो एक्शन इमोरल है, वो सही नहीं है। मतलब आपको लगता है कि मैं चोरी कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरत थी जनाब, मैंने अगर मुझे 20 रुपये चाहिए ही चाहिए, इससे जान बच सकती है मेरे घर के किसी पर्सन की एक टैबलेट खरीद के, तो आपने चोरी कर ली किसी करोड़पति बंदे की, तो भाई आप एक इमोरल चीज़ को प्रमोट कर रहे हो। तो दूसरा करे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब अगर आपने किया तो दूसरा भी करेगा। अगर आप चाहते हैं दूसरा ना करे, आप कर रहे हो, तो कंट्राडिक्शन आ जाएगा, तो वो चीज़ इमोरल है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ एवरी वन लाई, अगर हर कोई झूठ बोल रहा है, आप झूठ बोल रहे हो तो हर कोई अगर झूठ बोल रहा है तो ट्रस्ट तो दुनिया से खत्म हो जाएगा। सो लाइंग तो फिर क्या है, लाइंग इम्पॉसिबल हो जाएगी। दस लाइंग इज मॉरली रॉन्ग, इसलिए लाइंग जो है, झूठ बोलना मॉरली रॉन्ग है। यू शुडंट स्टील, आपको चोरी नहीं करनी चाहे आप गरीब हो। क्यों? स्टीलिंग जो है वो मॉरली रॉन्ग है। दूसरा है ह्यूमैनिटी फार्मूला। ह्यूमैनिटी मीन्स इंसानियत, पहले देसी भाषा में सिंपल, इंसानियत, इंसान को इंसानियत के तौर पर देखना है। एक्ट सो दैट यू ट्रीट ह्यूमैनिटी वेदर in your own person or in that of another always at the same time has an end never merely has an means। जो हमने ऊपर बात करी थी कि किसी इंसान को आपने हैज मीन्स कभी इस्तेमाल नहीं करना, किसी का फ़ायदा नहीं उठाना, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करना, हर किसी के साथ इंसाफ करना है, मीन्स इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि हर इंसान अपने आप में एक एंड है, हर इंसान की अपनी एक डिग्निटी है, एक रिस्पेक्ट है। ठीक है। और आपने किसी इंसान को अपने मतलब के लिए, टूल मतलब के लिए इस्तेमाल नहीं करना, अपने गोल पूरे करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लॉइटिंग वर्कर्स, आपके घर में नौकर हैं, अपने प्रॉफिट के लिए आप उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, उनको एज मीन्स इस्तेमाल कर रहे हो, उनको एंड्स नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो ये गलत है, ये इमोरल है। ठीक है, इमोरल है मीन्स गलत है। फिर ये बात करते हैं, तीसरा फार्मूला है ऑटोनॉमी या किंगडम ऑफ एंड्स फार्मूला। एक्ट ओनली सो दैट योर will can regard itself at the same time has making universal law through its maximum। वही ऊपर वाली बात है। जो मतलब मॉरल एजेंट्स जो हैं वो सेल्फ लेजिस्लेचर हैं। मॉरल एजेंट्स हम अपने आप को खुद मॉरल लॉज दे रहे हैं। ठीक है। दे गिव मॉरल लॉज टू देम सेल्फ थ्रू रीजन, रीजन के द्वारा हम अपने आप को कुछ लॉज दे रहे हैं। ये गलत है, ये सही है। और दूसरों से हमें वही एक्सपेक्ट करना है, उसी को यूनिवर्सल हर किसी पे अप्लाई करना है। वी शुड एक्ट इफ वी आर मेंबर्स ऑफ किंगडम ऑफ एंड्स। तो हमने, अगर हम किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, किसी को एज मीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कल हमें भी कोई इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए हमने हर किसी को किंगडम ऑफ एंड्स समझना है। अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कल मैं किसी के साथ कर रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। अ कम्युनिटी ऑफ रैशनल बीइंग्स हु रिस्पेक्ट ईच अदर, दूसरों की डिग्निटी और ऑटोनॉमी को जो रिस्पेक्ट करे। तो सिंपल सी ये बात है, किंगडम ऑफ
एंड्स मीन्स आपने दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना है, दूसरों को हैज़ मीन्स इस्तेमाल नहीं करना, दूसरों को हैज़ मीन्स इस्तेमाल नहीं करना, एज एंड्स देखना है कि हर कोई अपने आप में एक एंड है, हर कोई अपने आप में उसकी डिग्निटी है, उसकी ऑटोनॉमी है, फ्रीडम है, मॉरल लॉज हर पर्सन ने अपने आप को दिए हैं और सबको दिए हैं। ठीक है, इसका कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का कांत की फिलॉसफी में क्या इंपॉर्टेंस है, तो हमें तो समझ आ ही गया, ऊपर देख लिया। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव अंडरलाइन कांट्स आइडिया ऑफ मॉरल फ्रीडम की बात करते हैं। ट्रू फ्रीडम एक्टिंग अकॉर्डिंग टू लॉज यू गिव योरसेल्फ थ्रू रीजन। तो एक्चुअल में जो फ्रीडम है हमने अपने आप को खुद दी है हमारे रीजन के द्वारा, नॉट जस्ट फॉलोइंग डिजायर, अपने डिजायर के लिए नहीं। पॉलिटिक्स में इस चीज को बात करें तो यूनिवर्सल राइट्स को ये सपोर्ट करता है, ह्यूमन डिग्निटी को सपोर्ट करता है, मॉरल इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्संस। यूटिलिटेरियन ट्रेड ऑफ को रिजेक्ट करता है, जो हमने ऊपर बात की, दैट सेक्रीफाइस सम इंडिविजुअल्स फॉर ग्रेटर गुड। ठीक है, इन शॉर्ट की बात करें तो कांट का कैटेगरिकल इंपेरेटिव जो है ये एक टेस्ट है, मोरालिटी का टेस्ट, कि क्या सही है क्या गलत है। कैन इट बी यूनिवर्सलाइज विदाउट कंट्राडिक्शन, के बगैर क्या कैटेगरिकल इंपेरेटिव यूनिवर्सल हो सकता है या नहीं, इसका टेस्ट है। डज इट रिस्पेक्ट अदर एंड्स, क्या दूसरों के एंड्स को ये रिस्पेक्ट देता है, नॉट जस्ट एज मीन्स, या इज इट कंसिस्टेंट विद ऑटोनॉमी ऑफ रैशनल बीइंग्स। तो ये चीजें हमने कर ली हैं, वही है। Moral principle that guides all actions. Act only according to the maximum whereby you can at the same time and will that it should become universal law। मतलब आप अगर झूठ बोल रहे हैं तो आपके साथ भी कोई बोल सकता है, तो आप नहीं बोलेंगे इसीलिए ताकि कोई भी ना बोले। पॉलिटिकल लॉज की बात करते हैं ये कि जो पॉलिटिकल लॉज हैं वो मॉरलिटी के साथ कंपेटेबल होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं, जो भी सरकार लॉज बनाएगी वो कंपेटेबल होनी चाहिए विद मॉरल लॉज। मॉरल लॉज हमने खुद दिए हैं, तो सरकार जो है हमारे मॉरल लॉज को वायलेट नहीं करेगी, कंपेटेबल होने चाहिए मॉरल लॉज। और दूसरी तरफ स्टेट जो है, स्टेट बेस्ड अपॉन मॉरल लेजिटिमेसी नॉट जस्ट पावर। तो सरकार ने पावर पे फोकस नहीं करना, सरकार के जो कानून हैं वो मॉरल लेजिटिमेसी पे बेस्ड होने चाहिए। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इनकी देखते हैं, कुछ अलग थ्योरी नहीं है, ये इन्फ्लुएंस हैं हॉब्स से, लॉक से, रूसो से। तो हॉब्स, लॉक, रूसो के आइडियाज को लेते हैं और उसके साथ में मोरालिटी को जोड़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किसने मोरालिटी को जोड़ा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में मोरालिटी को जोड़ा कांत ने। कांत की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हॉब्स, लॉक और रूसो की तरह सेम नहीं है। क्या क्या ये रिजेक्ट करते हैं आइडिया दैट सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक हिस्टोरिकल इवेंट है। ठीक है, जो भी हमने पहले पढ़े हैं हॉब्स, लॉक, रूसो, वो कहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो लोगों ने किया वो एक हिस्टोरिकल इवेंट है, एक पास्ट में हुआ है। ये कहते हैं ऐसा नहीं है, ये कहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक रैशनल आइडिया है, ऐसा होना चाहिए। इट मेजर लेजिटिमेसी ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी की लेजिटिमेसी को ये मेजर करता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट हिस्टोरिकल बट रैशनल आइडिया, अ वे टू जस्टिफाई द लेजिटिमेसी ऑफ आइडिया की लेजिटिमेसी को ये जस्टिफाई करता है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सिटीजन मस्ट ओबे द लॉ, जो इनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो कहते हैं हर सिटीजन को कानून को मानना ही मानना है। किसका कानून, सरकार का। बट जो कानून है उसने सिटीजन की ऑटोनॉमी और फ्रीडम को रिस्पेक्ट करनी है। ये इंडिविजुअल को ऑटोनॉमी देते हैं, फ्रीडम देते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं सिटीजन्स ने कानून को मानना है, स्टेट के लॉज को मानना है। बट जो स्टेट है वो ध्यान रखेगी, रिस्पेक्ट देगी इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी को और उसकी फ्रीडम को। ठीक है, कोर आइडिया क्या है कांत के सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट जस्ट अ लिटरल एग्रीमेंट। ऐसा एग्रीमेंट नहीं है जैसे ऊपर वालों में हमने हॉब्स, लॉक, रूसो में बात की कि एक एग्रीमेंट हुआ है पास्ट में। ये कहते हैं कि ये एक रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, आइडिया है, आइडिया ऑफ रीजन है, दैट सर्व एज मॉरल टेस्ट फॉर लॉज एंड गवर्नमेंट। A law is just only if it could have arisen from the will of citizen। कहते हैं कि एक लॉ सही कब होगा, एक स्टेट ने कानून बनाया तो वो जस्ट है, वो सही है कब, जब लोगों की विल उसमें शामिल है, सब लोगों की मर्जी, कंसेंट शामिल है। ठीक है, तो विल ऑफ सिटीजन की बात करते हैं कांत, और जनरल विल की बात कौन करते हैं, रूसो। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ कांट्स फिलॉसफी। तो कांत की फिलॉसफी में हमने देखा ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं,
एवरी इंडिविजुअल सेल्फ लेजिस्लेटिव है, मॉरल एजेंट है। फ्रीडम की बात करते हैं, पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है वो इंडिविजुअल की फ्रीडम को प्रिजर्व करेगी, इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी को प्रिजर्व करेगी, डिस्ट्रॉय नहीं करेगी। और साथ में कैटेगरिकल इंपेरेटिव जो डालते हैं। कैटेगरिकल इंपेरेटिव मीन्स कि लॉज जो हैं वो यूनिवर्सल एबल होने चाहिए, लॉज जो हैं वो इंडिविजुअल को एंड्स एज एंड्स ट्रीट करेंगे, नॉट एज मीन्स। इंडिविजुअल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, उसको एज एंड्स ट्रीट करेंगे, क्योंकि हर इंडिविजुअल की अपनी रिस्पेक्ट है, अपनी डिग्निटी है। सोशल कंट्रैक्ट इनका एक नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड है, ये नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड है, एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है। यहाँ सब लोगों की विल की बात है और लेजिटिमेसी ऑफ एनी लॉ डिपेंड ऑन वेदर पीपल कंसेंट टू इट एज रैशनल फ्री बीइंग्स। ठीक है, ये चीजें पढ़ चुके हैं। स्टेट एंड सॉवरेनिटी पे क्या बात करते हैं, ये कहते हैं जो स्टेट है वो एक ज्यूरिडिकल कंडीशन है। ज्यूरिडिकल मीन्स जहाँ एक जस्टिस की बात हो रही है, जुडिशरी की बात हो रही है, सबके हक की बात हो रही है। ठीक है, जुरिस्प्रूडेंस की बात हो रही है। तो कांत saw the state as juridical condition, a framework of political law that guarantees each citizen's freedom। मतलब स्टेट क्या है, एक जुरिडिकल कंडीशन है, मतलब एक वो कंडीशन है जहां लोगों की फ्रीडम और ऑटोनॉमी उनको मिल रही है। क्यों? क्योंकि लोग जो हैं वो सेल्फ लेजिस्लेचर हैं, सेल्फ लेजिस्लेटिंग एजेंट हैं। उन्होंने अपने आप को मॉरल लॉज दिए हैं और वो मॉरलिटी और रीज़न को लेकर चल रहे हैं, और रीज़न और मॉरलिटी में वो यूनिवर्सलिटी पे बिलीव करते हैं। और स्टेट का काम है उनकी ऑटोनॉमी और फ्रीडम को प्रिजर्व करना, और इंडिविजुअल का काम है स्टेट के लॉज को मानना। और स्टेट के लॉज जो हैं वो क्या है, वो इंडिविजुअल की फ्रीडम और ऑटोनॉमी को प्रिजर्व कर रहे हैं। द सोवरेन पावर ड्राइव फ्रॉम अथॉरिटी ऑफ जनरल विल ऑफ पीपल। द एक्ट ऑफ रूलर और मोनार्क इज बाउंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ राइट। तो सोवरेन लेजिस्लेचर या स्टेट की बात कर रहे हैं, उनको पावर कहाँ से मिल रही है, अथॉरिटी कहाँ से मिल रही है, लोगों की विल से। लोगों ने उनको पावर दी है, चाहे वो मोनार्क है या पार्लियामेंट है। और मोनार्क या पार्लियामेंट जो स्टेट है वो क्या करेगी, प्रिंसिपल्स ऑफ राइट पे चलेगी, रैशनैलिटी पे चलेगी, रीजन पे चलेगी। ठीक है, सिटीजन्स ने लॉज को ओबे करना है। क्यों? क्योंकि दे आर आइडली द लॉज दे वुड गिव देमसेल्फ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लोगों ने खुद अपने आप को ये लॉज दिए हैं। जस्टिस एंड रोल ऑफ स्टेट पे क्या बात करते हैं, तो पर्पस ऑफ स्टेट इज टू प्रोटेक्ट एक्सटर्नल फ्रीडम। वही चीजें रिपीट हो रही हैं। स्टेट के बगैर जो है लोग जो हैं वो स्टेट ऑफ नेचर में रहेंगे, जैसे हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर था। ये कह रहे हैं कि स्टेट जरूरी है, स्टेट के बगैर लोग जो हैं वो स्टेट ऑफ नेचर में रहेंगे, उनको कोई राइट नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। जब लोग सोशल कंट्रैक्ट में इंटर होंगे, इसका मतलब लोग मान रहे हैं, एक यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ लॉ को मान रहे हैं जिसमें वो इंटर हुए हैं, जो उनकी फ्रीडम और इक्वलिटी को प्रिजर्व करेगा। देखते हैं हॉब्स लॉ और रूसो के साथ क्या डिफरेंस है। पहले हॉब्स की बात करते हैं। हॉब्स का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था वो कहते हैं ये हिस्टोरिकल पैक्ट है, जिससे हमने जो वायलेंस था स्टेट में, एनार्की थी, उससे हम बाहर आए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके। कांत कहते हैं कि नहीं, ये हिस्ट्री नहीं है, ये एक सिर्फ आइडिया है। लॉ बात करते हैं अपने एग्रीमेंट में नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की। कांत कहते हैं ठीक है, नेचुरल राइट तो प्रोटेक्ट करते हैं, बट यहाँ वो मॉरल ऑटोनॉमी और ड्यूटी को भी डालते हैं। मॉरल ऑटोनॉमी और मॉरल ड्यूटी को ऐड किया है। रूसो जो है वो जनरल विल की बात करते हैं और डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं। यहाँ ये जनरल विल के साथ में मॉरलिटी को जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन जाएंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे ये एक मॉरल लीगल टेस्ट है, नॉट हिस्टोरिकल इवेंट। इसको लिंक इट विद कंसेप्ट ऑफ ऑटोनॉमी के साथ जोड़ा है इन्होंने, और फ्रीडम के साथ जोड़ा है, और कैटेगरिकल इंपेरेटिव के साथ जोड़ा है। मतलब ऑटोनॉमी और फ्रीडम, हमने अपने आप को खुद मॉरलिटी और रीजन से दी है ऑटोनॉमी और फ्रीडम। स्टेट का काम है इसको प्रिजर्व करना। कैटेगरिकल इंपेरेटिव मीन्स यूनिवर्सलिटी ऑफ लॉज। ठीक है, जो मॉरलिटी है वो हमने, अगर ऐसा सबके साथ हो तो क्या हो, उसको देख के हमने करना है, यूनिवर्सल लेवल पे लाना है। मेंशन द रोल ऑफ स्टेट इन प्रोटेक्टिंग राइट, नॉट मैक्सिमाइजिंग हैप्पीनेस। तो यहाँ मैक्सिमाइजिंग हैप्पीनेस की बात नहीं करते, यहाँ राइट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। इनके दो इंपॉर्टेंट कोड हैं, पूछे जा सकते हैं, ये किसके हैं। एवरी लॉ मस्ट बी फ्रेम्ड एज इट कुड हैव अराइजन फ्रॉम द यूनाइटेड विल ऑफ द होल पीपल। तो ये रूसो के साथ
कंफ्यूज कर सकते हो आप, ध्यान से देखना। द आइडिया ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट सर्व्स ओनली एज द टच स्टोन फॉर लेजिटिमेसी ऑफ द पब्लिक लॉज। ये रिपब्लिकन स्टेट की बात करते हैं, जहां 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं। तो पूछा जाएगा कांत ने मोनार्की को सपोर्ट किया है, किसको किया है? तो रिपब्लिकन गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है कांत ने। फ्रीडम की बात की है, ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एज ह्यूमन बींग्स, उनके फ्रीडम की बात करती है। इक्वालिटी की बात की है और इंडिपेंडेंस की बात की है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। रिवॉल्ट को सपोर्ट किया है या नहीं? तो उन्होंने रिवॉल्ट को सपोर्ट नहीं किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आप इसमें लीगल रिफॉर्म ला सकते हैं बट रिवॉल्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? रिपब्लिकन, वो रिपब्लिकन गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। फ्रीडम, इक्वालिटी और इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया है, किसकी? सिटीजन्स की। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सेपरेशन ऑफ पावर्स को सपोर्ट किया है, रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट किया है। बट ये रूल ऑफ लॉ जो है ये मॉरल होने चाहिए, मोरालिटी पे बेस्ड होने चाहिए। रिवॉल्ट को सपोर्ट नहीं किया। हाँ, आप मतलब लीगल रिफॉर्म उनसे ला सकते हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी ऑफ परप्यूचुअल पीस। सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परप्यूचुअल पीस की थ्योरी किसने दी है? तो कांत ने दी है। अगर पूछा जाए सबसे पहले परप्यूचुअल पीस की बात किसने की है, तो वो कांत ने नहीं की। किसने की है? फर्स्ट टाइम जेरेमी बेंथम टॉक्स अबाउट परप्यूचुअल पीस। कहाँ? इन हिज एसे प्लान फॉर अ यूनिवर्सल एंड परप्यूचुअल पीस। तो परप्यूचुअल पीस की बात सबसे पहले कांत ने नहीं की, जेरेमी बेंथम ने की है उनके एसे में। एसे का नाम है प्लान फॉर यूनिवर्सल एंड परप्यूचुअल पीस, ठीक है, कांत ने नहीं की। उसके 6 साल के बाद, ये कब की है बात, इसकी यहाँ डेट मैंने नहीं लिखी। तो परप्यूचुअल पीस की बात सबसे पहले किसने की थी? कांत ने की थी। कब की थी? 1789 में। उसके 6 साल के बाद मीन्स 1795 में एक ऐसे लिखते हैं जेरेमी बेंथम, एक ऐसे लिखते हैं कांत, जिसका नाम होता है परप्यूचुअल पीस ऑफ फिलोसफिकल स्केच, जहां ये परप्यूचुअल पीस की बात करते हैं। अब आप पूछेंगे परप्यूचुअल पीस होता क्या है, तो हमको इसके लिए दोनों पीस और परप्यूचुअल पीस में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो डिफरेंस बिटवीन पीस एंड परप्यूचुअल पीस लाइज इन देयर स्कोप एंड ड्यूरेशन। टाइम, स्कोप या ड्यूरेशन के हिसाब से हम इसके डिफरेंस को देखते हैं। कैसे? आज जम्मू एंड कश्मीर में और पाकिस्तान में लड़ाई है कोई, अभी पीस चल रहा है। क्या ये पीस हमेशा रहेगा? ये कब तक रहेगा? अगर हम उन सारी कंडीशंस को ख़त्म कर दें जो आने वाले टाइम में इंडिया और पाकिस्तान में कभी भी वायलेंस ना हो, तो इसी को हम बोलेंगे परप्यूचुअल पीस। पीस क्या होता है? पीस होता है ए जनरल सेंस जहाँ वार ना हो, कन्फ्लिक्ट ना हो। परप्यूचुअल पीस क्या होता है? परप्यूचुअल पीस होता है एक ऐसी कंडीशन बनाना अलग अलग नेशंस के बीच में जहां कभी भी वार ना हो, जहां वार होने वाली जो कंडीशंस हैं उनको परमानेंटली ख़त्म किया जाए, फैक्टर्स को हमेशा ख़त्म किया जाए। परमानेंट एंड सस्टेनेबल एब्सेंस ऑफ फैक्टर्स और कंडीशंस दैट लीड्स टू वार। मीन्स दो नेशंस के बीच में जो कंडीशंस हैं वार की या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वार हो सकती है, उनको अगर हम परमानेंटली ख़त्म कर देते हैं तो हम बात करते हैं परप्यूचुअल पीस की। कांत परप्यूचुअल पीस का सपना देख रहे थे। कांत कहते हैं कि परप्यूचुअल पीस कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू रैशनल मॉरल प्रिंसिपल। तो परप्यूचुअल पीस कैसे आ सकता है? रैशनल मॉरल प्रिंसिपल से एंड लॉ गवर्न इंटरनेशनल रिलेशंस। कहते हैं कि ये मॉरल ड्यूटी है स्टेट की एक पीसफुल फेडरेशन की तरफ बढ़ना, अलग अलग देश आपस में मिलकर एक फेडरेशन बनाएं और परप्यूचुअल पीस की तरफ जाएं। इसके लिए क्या करते हैं? ये कुछ कंडीशन बताते हैं। इसके लिए कांत देते हैं 6 प्रीलिमिनरी आर्टिकल। 6 प्रीलिमिनरी आर्टिकल्स इन परप्यूचुअल पीस की बात करते हैं। प्रीलिमिनरी आर्टिकल्स मीन्स 6 प्रीलिमिनरी आर्टिकल कुछ नहीं है, 6 कंडीशन बताते हैं। ये ऐसी कंडीशन है जिनसे हम परप्यूचुअल पीस की तरफ बढ़ सकते हैं। हम ऐसी अगर इन 6 कंडीशंस को अगर हम फॉलो करें तो हम एक परप्यूचुअल पीस की तरफ जा सकते हैं। जैसे किसी भी नेशंस के बीच में हमें पता है ट्रीटीज़ होती हैं, कोई भी सीक्रेट ट्रीटीज़ या सीक्रेट पैक्ट ना हो जिसमें कोई हिडन क्लाज हो, कोई छुपा हुआ क्लाज हो और कल उसकी वजह से वार लाइक सिचुएशन हो।
अगर देश पीस में है तो स्टैंडिंग आर्मी रखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, आर्मी को ख़त्म कर दो। दूसरा, फॉरेन अफेयर्स बनाने के लिए या वार को फाइनेंस करने के लिए आपने आपके अंदर उधारी मतलब डेट कर्जा नहीं होना चाहिए। देश में एक तरफ कर्जा है, जैसे पाकिस्तान पे इतना सारा कर्जा है, दूसरी तरफ से वो लड़ाई की धमकी दे रहा है, लड़ाई लड़ रहा है इंडिया के साथ, ठीक है। तो नो नेशनल डेट यूज फॉर वार फाइनेंसिंग या नो नेशनल डेट फॉर फॉरेन अफेयर्स। जैसे आपने आपके पास अपना इतना ज़्यादा देश पे कर्जा है तो आप 200 करोड़ की हेल्प कर रहे हैं किसी दूसरे देश को फॉरेन अफेयर बनाने के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नो इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर ऑफ अनदर स्टेट, किसी दूसरे स्टेट के इंटरनल अफेयर में आप इंटरफेयर नहीं करेंगे या ये नज़र नहीं रखेंगे कि हम उस स्टेट को हम हथिया लेंगे, उसको हम एक्वायर कर लेंगे, उसकी टेरिटरी को। कोई भी वायलेंट एक्ट नहीं करेंगे आप, या कभी वार के टाइम में ऐसा नहीं करेंगे कि आप किसी की असैसिनेशन करें, किसी को मारें, ठीक है, किसी की जान लें, कल को आपके लिए भी वो खतरा मंडरा सकता है। कोई भी ऐसी ट्रीटीज नहीं करेंगे जो कल के टाइम एक बीज बो दे फ्यूचर में जंग का, ठीक है। नो एक्ट्स ऑफ होस्टिलिटी दैट वुड मेक फ्यूचर पीस इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ये 6 कंडीशंस हैं, इनको बोला गया है 6 प्रीलिमिनरी आर्टिकल्स जो हमें परप्यूचुअल पीस की तरफ ले जा सकते हैं। इसके अलावा वो देते हैं 3 डेफिनेटिव आर्टिकल। 3 डेफिनेटिव आर्टिकल क्या है? रिपब्लिकनिज्म गवर्नमेंट, रिपब्लिकनिज्म कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, वहाँ फ्रीडम होनी चाहिए, डिपेंडेंस होना चाहिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन पे और इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए। फेडरेशन ऑफ फ्री स्टेट्स होना चाहिए, जहाँ देश आपस में एक फेडरेशन करें, लाइक माइंडेड देश और पीस की बात करें। यूनिवर्सल हॉस्पिटैलिटी होनी चाहिए, मीन्स फॉरेनर जो आपके देश में आते हैं उनके राइट्स को आपने प्रोटेक्ट करना है, जो भी बाहर की कंट्रीज के आपके देश में आते हैं। तो परप्यूटल पीस के लिए 6 प्रीलिमिनरी आर्टिकल दिए हैं कि हम कोई भी सीक्रेट ट्रीटीज नहीं करेंगे, स्टैंडिंग आर्मी नहीं करेंगे, आपके पास डेट नहीं होना चाहिए, उधार नहीं होना चाहिए, इंटरनल अफेयर में दूसरी स्टेट के में इंटरफेयर नहीं करेंगे, असैसिनेशन वायलेंस एक्टिविटी नहीं करेंगे, और कोई ऐसी ट्रीटी साइन नहीं करेंगे जिसकी वजह से फ्यूचर में कोई जंग हो, वार हो। 3 डेफिनेटिव आर्टिकल में क्या बात करते हैं? वो रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जहाँ फ्रीडम होगी, जहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ होगा, फेडरेशन ऑफ फ्री स्टेट्स होगी, एक वॉलंटरी लीग ऑफ नेशंस होगी जो पीस की बात करेगी, और आपके देश में अगर फॉरेनर आते हैं तो उनको मेहमान की तरह आप ट्रीट करेंगे। यहाँ इनका जो फिलासफिकल बेस क्या है? फिलासफिकल बेस है यहाँ कैटेगरिकल इम्पेरेटिव, मीन्स स्टेट लाइक इंडिविजुअल्स मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल मॉरल लॉज। जैसे एक इंडिविजुअल जो था वो यूनिवर्सल मॉरल लॉज को फॉलो कर रहा था, ऐसे स्टेट को भी मॉरल लॉज को अडॉप्ट करना है, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन जो होंगे वो राइट से गवर्न होंगे, ना कि पावर से, और बिलीफ इन प्रोग्रेसिव एंड मॉरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। की फीचर, रियल पॉलिटिक्स की बात कौन करते हैं? मैकियावेली, उसको ये रिजेक्ट करते हैं, मॉरल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्मोपॉलिटन लॉज को एप्लीकेबल करने की बात करते हैं, मीन यूनिवर्सलिटी ऑफ लॉज। पीस मस्ट बी एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड, नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ वार। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए, रिपब्लिकनिज्म एनकरेज पीस, ठीक है। आप इकोनॉमिकली एक दूसरे पर डिपेंड होइए, बिजनेस करिए, ठीक है। लीग ऑफ नेशंस जैसे यूएन है, ऐसे लीग बनाइए जो पीस की बात करें। लिबरल इंटरनेशनलिज्म इन इंटरनेशनल थ्योरी, रिलेशन थ्योरी, ठीक है। इसका क्रिटिसिज्म भी होता है, क्रिटिक्स कहते हैं कि ये आइडियलिस्ट बात है प्लेटो की तरह। यहाँ कांत सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं, मॉरल लॉज तो दिख नहीं रहे। ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी में भी तो हमने देखा है वार होती है, ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं रोल ऑफ रिपब्लिकनिज्म को। फेडरेशन ऑफ स्टेट जो है वो तो बहुत मुश्किल है मॉरल लॉज से चलाना, डिफ़िकल्ट विदाउट इन पावर के बगैर तो चल नहीं पाएगा। उसके बाद क्या इम्पॉर्टेंट है इसका एग्ज़ाम के लिए? 6 प्रीलिमिनरी आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 डेफिनेटिव आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। और क्या इंपॉर्टेंट है? रियलिस्टिक थिंकर जैसे कि मैकियावेली और हॉब्स थे, उनसे ये अलग बात करते हैं।
Kant is often seen as founder of modern liberal internationalism, very very important, and an inspiration for UN and cosmopolitanism. UN बना बाद में हमने देखा, तो ये कहीं ना कहीं कांत की फिलासफी से इंस्पायर होकर यूनाइटेड नेशन बना 1945 में, और फाउंडर ऑफ मॉडर्न लिबरल इंटरनेशनलिज्म की बात की है अगर, तो वो कांत ने की है। यूनिवर्सल कम्युनिटी की बात करते हैं, मॉरल वेल्थ की बात करते हैं, ठीक है, और राइट मस्ट एक्सटेंड टू ऑल ह्यूमैनिटी। कांत वार और पीस पे क्या बात की है, तो वार को कहते हैं ये बार्बरिज्म और इरेशनलिटी है, गलत चीज़ कहते हैं, इमोरल कहते हैं। पीस मस्ट बी इस्टेब्लिश्ड ऑन रैशनल एंड मॉरल ग्राउंड्स, और इंटरनेशनल लॉज में बिलीव रखते हैं, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में रखते हैं, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। रिवोल्यूशन पे क्या बोला है, देख लिया हमने, रिवोल्यूशन को ये सपोर्ट नहीं करते। हाँ, आप चेंज ला सकते हो, रिफॉर्म ला सकते हो, लॉज को आपने मानना है, ये मैंडेटरी है। क्रिटिकली इनका इवेल्युएशन देखें तो कंट्रीब्यूशन की बात करें तो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की इन्होंने एक नींव रखी है, ह्यूमन डिग्निटी को एडवोकेट किया है, इक्वलिटी को, फ्रीडम को, मॉरल लेजिटिमेसी ऑफ स्टेट की बात की है, वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडर्न थ्योरीज ऑफ ह्यूमन राइट, डेमोक्रेटिक पीस और इंटरनेशनल लॉज को एक इम्पॉर्टेंस दी है। क्रिटिसिज्म की बात करें तो जो इन्होंने बात की है ये ज़्यादा ही आइडियलिस्टिक है, इससे पॉसिबल नहीं है, इसका काफ़ी अपोजिशन होता है। एक एम्बिग्यूटी है, मॉरलिटी हो, मॉरलिटी ट्रांसलेट इनटू लॉ और इंस्टीट्यूशन। कोई क्लियर मैकेनिज्म नहीं बताया कि इंटरनेशनल लेवल पे पीस को हम कैसे मेंटेन करेंगे। यहाँ इनके कुछ की वर्ड्स हैं जो एग्जाम के में पूछे जाते हैं, जैसे ऑटोनमी की बात करते हैं, कैटेगरिकल इम्पेरेटिव की बात करते हैं, काउंट मॉरल लॉ की बात करते हैं, रिपब्लिकनिज्म की बात करते हैं, परप्यूचुअल पीस की बात करते हैं, इंटरनेशनल राइट्स या कॉस्मोपॉलिटन राइट की बात करते हैं, सोशल कंट्रैक्ट थिंकर हैं, ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं। Kant believed in moral autonomy as the foundation of political authority. State legitimacy arises from the rational consent of individual. His ideal state is republican constitutional order. यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। कांत प्रपोज फेडरेशन ऑफ फ्री स्टेट्स फॉर ग्लोबल पीस। रेवोल्यूशन को रिजेक्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट, पीस नॉट वार इज नेचुरल स्टेट ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन इज रूटेड इन यूनिवर्सल हॉस्पिटैलिटी एंड ह्यूमन राइट्स, तो ये चीज़ें भी हम बात कर चुके हैं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है परप्यूचुअल पीस 1795, जहाँ ये परप्यूचुअल पीस की बात करते हैं। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन 1781, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन 1788, क्रिटिक ऑफ जजमेंट 1790, मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स 1797। तो ये था कांत का लेक्चर। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कैसा लगा। थैंक यू सो मच।